अब आपने तीन मुद्दे उठाए, हालांकि इसके कईयों के जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भी है, लेकिन चूंकि हर्षवर्धन जी है, हर्षवर्धन जी इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? चूंकि दो हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगा। नहीं, देखिए, मैं आशुतोष जी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है वो मतलब जिस भी वजह से कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन चूंकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, सारे लोग। पहली बात तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया था, तो अनुच्छेद 324 के दायरे में इस पर उन्होंने बातचीत की थी, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है। और आर्टिकल 324(2) उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड ईसी शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। मतलब क्या हुआ? मतलब राष्ट्रपति करेंगे जब तक कोई कानून न बन जाए। यानी इस सरकार के आने से पहले तक कोई कानून नहीं बना। ये 2023 की बात मैं कर रहा हूं, जब ये आया, क्योंकि इतने सालों तक नहीं रहा। कमाल की बात ये कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि सरकार का आदमी ना हो, ऐसा आदमी हो जाए, मेरा आदमी हो जाए। और शेषन राहुल जी के राजीव जी के चमचे, कैसी शब्दावली है! राजीव जी के चमचे कहे जाते थे, लेकिन कमाल का काम किया। मैं तो नहीं मानता कि शेषन जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आपको दिखाना है कि नहीं, उस वक्त उन्होंने बड़ा कमाल किया। साफ साफ उसके बाद अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2 मार्च 2023 जो लैंडमार्क जजमेंट आया, उसने साफ साफ कहा। और उसके बाद ये कमेटी बनी है, जिस कमेटी को संसद ने बाकायदा पारित किया है। अब जब आप कहते हैं कि नहीं, अभी तो क्या है कि जब से मोदी जी की सरकार आ गई, इस सरकार में किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना है। एक राहुल गांधी पर करना है और एक हमारे वरिष्ठ संपादक श्रीमान आशुतोष जी पर करना है। कैसे उन्होंने, किस तरह, क्यों ये तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना क्यों था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी उसका हिस्सा हुआ करता था? और मैं आगे कह रहा हूं, आशुतोष जी 15 सेकंड में जवाब दीजिए। सीजीआई एक लाइन, सीजीआई उसका हिस्सा हो जाएगा तो भी कल को राहुल गांधी जी मान लेंगे, इसका कोई भरोसा है? एक निर्णय आता है सीजीआई के खिलाफ, इस पक्ष वाले उनके खिलाफ और उस पक्ष वाले उनके खिलाफ। हमने तो सीजीआई को देखा है ना कि अलग अलग समय पर एक ही सीजीआई के, कभी इनके पक्ष वाले उनके खिलाफ लग जाते। यही टीवाई चंद्रचूड़ जी सबके एकदम ब्लू आइड बॉय थे, जो सो कॉल्ड ये अपने को लिबरल कहते हैं, वैसे इनसे कट्टर कोई है नहीं। जैसे वो एक गणेश आरती में पीएम के साथ है, अरे क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। दोहरा चरित्र दिख रहा है इन लोगों का साफ साफ, और विशेष करके चुनाव आयुक्तों के मामले में तो और ज्यादा दिख रहा है। रीढ़ तो चुनाव आयुक्त तय करेगा ना, वो चाहे जैसे बना हो वो तय करेगा, तो रीढ़ रहेगी। हर्षवर्धन जी एक जवाब ले लेते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। मैंने कभी टीएन शेषन को चमचा नहीं किया, क्योंकि मैं मुझे मानना है कि हिंदुस्तान में अगर कुछ एक लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए तो टीएन शेषन। लेकिन उस वक्त का जो अपोजिशन था, और कौन अपोजिशन था दुनिया जानती है, उन लोगों ने कहा था सेशन के बारे में इस तरीके की गिरी हुई टिप्पणी की थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन अपोजिशन में सकते, किन्होंने टिप्पणी की, मुझे अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि मैं कब रिपोर्टर था और मैंने कवर किया था। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि भाई चीफ जस्टिस 3 आदमी कमेटी होनी चाहिए, तो आपने कानून क्यों बदला? और आपने अपने आदमी क्यों गलत बता रहे हैं? हर्षवर्धन, मैंने बीच में नहीं टोका, प्लीज सर, लेकिन आप ये गलत बता रहे हैं ना। नहीं तय, कोई ऑर्डर आप दिखाइए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कमेटी बनी। मैं इंटरिम अरेंजमेंट को प्लीज ठीक है, आप कहिए, आपको जो कहना है। इंटरिम, मान लीजिए इंटरिम अरेंजमेंट है, उसी इंटरिम अरेंजमेंट को कानून की शक्ल क्यों नहीं दी गई? क्यों उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के उसकी जगह आपने गृह मंत्री को रखा या कैबिनेट मिनिस्टर को रखा? क्या यह शक पैदा नहीं करता कि सरकार दरअसल अपने ही लोगों के लिए, एक में मेरी कंप्लेंट, अपने ही लोगों को रखना चाहती थी? और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का मुझे कोई पर्सनल उनसे कोई निमिटी नहीं है, लेकिन क्या वो यहां आने के पहले वो अमित शाह जी को नहीं रिपोर्ट करते थे? सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? दूसरी बात मैं बताना चाहता, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, बिहार चुनाव के दौरान जब वोटिंग के 2 दिन पहले 10,000 रुपए किसी न किसी को रिपोर्ट करना होता है। बोलने दीजिए लक्ष्मण जी, प्लीज देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे बोलने दीजिए। जब बिहार चुनाव के दौरान चुनाव के 2 दिन पहले 10,000 रुपए डिसबर्स होते हैं नहीं होते, लोग खाते में जाते हैं। लेकिन जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इसी चुनाव आयोग ने पेंशन भी रोक दी थी, और जब मोबाइल फोन बांटा जा रहा था उसको भी रोक दिया था। तो राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां आपका नियम कुछ और था, और बिहार के अंदर जहां एनडीए की सरकार थी वहां नियम आपका कुछ और था। क्या यह शर्मनाक नहीं है? क्या चुनाव आयोग के इतिहास में काले धब्बे की तरह नहीं जाएगा? क्या आपने चुनाव के 2 दिन पहले आशुतोष सर, मैं आशुतोष सर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं एक बार दोनों मेहमानों को, विशेष मेहमानों को जोड़ लूं। सिर्फ 20 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा प्लीज, चूंकि हमारे वाकई में 2 लाइन शर्म आती है कि इस देश के अंदर ऐसा चुनाव आयोग भी है जो चुनाव के 2 दिन पहले ये बहुत ही विचित्र है डालने की बात कर रहा है
कि आशुतोष जी अपने आगे जाति नाम नहीं लगाते, मैं तो हर्षवर्धन त्रिपाठी लगाता हूं, लेकिन आशुतोष जी को कोई कुछ कहे तो अभी नाराज जाते हैं। ज्ञानेश जी भी नहीं लगाते हैं, ज्ञानेश कुमार लिखते हैं, और आशुतोष जी जैसे व्यक्ति के मुंह से ज्ञानेश कुमार गुप्ता निकला पहली बार। और दूसरी लाइन, इस देश में हर अधिकारी भाई सरकार को ही रिपोर्ट करता है, यानी इस सरकार में जितने अधिकारी हैं सबकी इंटीग्रिटी पर आप संदेह कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव सुधारों पर बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए। सरकारों को हमेशा एज होता है। आज हम लोग वही बहस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लक्ष्मण जी चर्चा करेंगे। आशुतोष जी मैं आपको बताऊंगा, एक मिनट मुझे 10 सेकंड देना पड़ेगा क्योंकि हर्षवर्धन जी मेरे पर टिप्पणी की है। ठीक, मैं तो इस पैनल के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पैनल पे मौजूद जितने लोग हैं सब लोग अपने जाति सूचक सरनेम को हटा दे। मैंने ऑफिशियली इस काम को किया है, और अगर मैंने ज्ञानेश गुप्ता जी का नाम लिया है तो मुझे उसके लिए खेद भी है। मैं पब्लिकली जता रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर इस देश के अंदर कास्टलेस सोसाइटी बने तो यहां मौजूद हर व्यक्ति को अपनी जाति सूचक जो सरनेम है हटा देना चाहिए। आप देखिए कि इस देश के अंदर क्रांति हो जाएगी। मैंने करके दिखाया, इसलिए मुझे मालूम है। ठीक है, हम लोग आगे फिर वापस आएंगे, चुनाव भी लड़ेंगे तो अपनी वापस हम चर्चा पे बिल्कुल वापस इस पे हम लोग आएंगे। मेजर जनरल अनिल वर्मा साहब और संजय कुमार जी, मेजर जनरल अनिल वर्मा जी और संजय कुमार जी, आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, थोड़ा सा आपके पास लेट से आऊंगा। मेरे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। SY कुरैशी साहब हैं जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, और 10 सेकंड देना पड़े क्योंकि आशुतोष जी फिर तो हम जा नहीं पाएंगे ना अपने गेस्ट के पास। आप तो टीवी तो समझते हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। लड़ने के पहले 2000 चुनाव लड़ने के पहले ऑफिशियली जाके अपना सरनेम ड्रॉप किया है। अगर आप कभी भी मेरे घर आएंगे, मैं आपको कागज दिखा सकता हूं। हाँ, जब मैं चुनाव लड़ रहा था टिप्पणी नहीं की। नहीं, मेरी पार्टी के कुछ मैंने तो ये कहा कि चुनाव हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं SY कुरैशी साहब और OP रावत साहब। दोनों अपने अपने जमाने में काफी चुनाव सुधार पे काफी कुछ काम किया है। SY कुरैशी साहब, रावत साहब, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में कुरैशी साहब आपसे करना चाहूंगा, इस चुनाव सुधार के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो था SIR। अब SIR को लेकर मेरा सवाल यह है कि SIR को लेकर जिस तरह के विरोध किया जा रहा है वो विरोध कितना जायज है? कुरैशी साहब। इलेक्टोरल रोल को रेक्टिफाई करना, उसको प्यूरिफाई करना, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो हमेशा से पिछले 70 साल में करती चली आ रही है। जिस तरीके से इसको किया जा रहा है, सबसे पहले तो मेरी फीलिंग ये है कि SIR तो गैर जरूरी है ऑलरेडी, और उसकी वजह है कि देखिए 2003 तक बिहार में जैसे जिक्र था, बिहार में 2003 में लास्ट SIR हुआ। उस वक्त 2004 में उस वक्त की कमीशन ने ये फैसला किया है कि अब हम चूंकि ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल 10, 12, 15 साल की मेहनत के बाद अब कंप्लीशन की तरफ आया है, 90-95% हो गया है और अब उसको डिजिटाइज कर दिया गया है, तो अब उसमें सिर्फ अपने अगले साल के एडिशन या डिलीशन है वो हम उसमें करते रहेंगे। और ये फैसला किया गया था कि आगे से हम सिर्फ समरी रिवीजन क्या करेंगे, जिसका मतलब है कि हम आपके घर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि साहब आपके इलेक्टोरल रोल में आपके ये घर में 3 या 4 वोटर लिखे हुए हैं, इनके ये नाम है, ये जो उनकी डिटेल है वो आपको बताई जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये ठीक है कि इसमें कोई कमी है क्या? इस साल में कोई आपके यहाँ वोटर नया हो गया है, यानी कोई 18 साल का हो गया है, या कोई और बाहर से आके आपके यहाँ रहने लग गया है, आपके घर में कोई बहू आ गई है वो यहाँ रहने लग गई है, तो उसका नाम ऐड कर दिया जाएगा। एक फॉर्म 6 BLO के पास होता है, वो आपको देगा, आप उसको भर के उसको दे दीजिए, आपका नाम ऐड हो गया। और अगर इस बीच में कोई यहाँ से आपके यहाँ से माइग्रेट चला गया डोमेस्टिक या फॉरेन, तो उसका नाम डिलीट करना चाहिए। डोमेस्टिक माइग्रेंट का ये होता है कि अगर आप जैसे दिल्ली से पटना गए तो दिल्ली में कट जाएगा, पटना में ऐड हो जाएगा। जहाँ पे आप ये डेफिनेशन है कि जहाँ आप नॉर्मली रेजिडेंट है, ये और नॉर्मल की डेफिनेशन ये बताई गई है कि 6 महीने से ज्यादा अगर आप हैं तो आप नॉर्मली रेजिडेंट हैं। तो ऐसी सूरत में उसका अपडेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब 99% रोल हुआ है और सिर्फ लास्ट मिनट अपडेशन के लिए आप इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग रोल कूड़े के बिन में फेंक दिया जाएगा। अब हम फिर एक आदमी की तलाश शुरू करेंगे। अब एन इशू
उसको दोबारा लिखेंगे। जो चीज 30 साल में हुई है वो 30 दिन में ये कर लेंगे, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। करने को तो इन्होंने कर करा लिया, लेकिन कितनी जगह कितनी शिकायतें आ रही हैं। हालांकि वो बताते हैं कि जो फॉर्मली तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की, लेकिन कितनी तो एविडेंस सामने आ रही है कि एक दिन में एक बीएलओ कितने फॉर्म को कलेक्ट करेगा, फिर उसने उसको अपडेट करना है। 100, 150 फॉर्म ने रोज अगर अपडेट करने हैं, कैसे संभव है, कैसे मुश्किल है, मुमकिन है, और क्यों उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और रीजन ये दिया गया था कि फॉरेनर्स बहुत आ गए उनको ढूंढने के लिए। अरे भाई, जो समरी रिवीजन है उसमें भी तो फॉरेनर को ढूंढा जा सकता था। आप जाइए पड़ोसियों से पूछिए कि भाई इस घर में कोई आपके नॉलेज में कोई फॉरेनर तो नहीं रहा है, कोई बांग्लादेशी तो नहीं है। फॉरेनर से मुराद बेसिकली बांग्लादेशी था। अब बिहार का ही ऐसा कुरैशी साहब, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आपने कहा कि एसआईआर करवाना ज़रूरी था ही नहीं, क्योंकि वैसे रिवीजन करा के आप ये सारी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन मान लिया एसआईआर करवा ही रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्रक्रिया क्या होनी चाहिए जिस पर लोग सवाल न उठाएं, शंका न उठाएं, पैदा करें? नहीं, अगर करना ही तो प्रक्रिया तो ये कि 15 दिन में और 1 महीने क्यों देते, आप 1 साल का टाइम दे दीजिए। फौरन आप बिहार में 3 महीने में इलेक्शन है, बिहार में आपने क्यों किया? आप बिहार को छोड़ देते कि चलो जब एग्जिस्टिंग रूल से पिछले जून में जनरल इलेक्शन भी तो देश का हुआ था, उसी रोल से सरकार बनी थी। उस सरकार की लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन मार्क है क्या? लेजिटिमेट सरकार उसी इलेक्टोरल रोल से पिछले साल तक और इस जनवरी तक जो इलेक्टोरल रोल ठीक है वो मई जून में आके खराब हो गया और निकाल के उसको कूड़े में फेंक दिया। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं। और अगर चलो करना भी है कि किसी कारण, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव कारण या प्योरिटी ऑफ रोल के लिए, साल भर का टाइम दे दो, आराम से ये करो। क्योंकि जिन स्टेट में इलेक्शन साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद है, आप वहां से शुरू करो जब बिल्कुल सर पे इलेक्शन आ गए और आप करना शुरू करें। और वरना ये जो दबाव और इतना पड़ रहा है, मैं तो समझता हूँ कि जुडिशरी एक सवाल और कुरैशी साहब, हाँ